की तैयारी। 40,000 की नियुक्ति मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आदेश, पुलिस भर्ती में अब नहीं होगी लिखित परीक्षा। और बांग्लादेश दौरे को लेकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का हुआ चयन। भज्जी की टीम ने वापसी तो शमी को दिखाया बाहर का रास्ता। दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति को लेकर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच चल रही तनातनी का सीधा असर अब अफसरों पर पड़ रहा है। इसीलिए सर्विसेज के प्रधान सचिव अनिंदो मजूमदार अपने दफ्तर में ताला जड़े जाने से नाराज होकर छुट्टी पर चले गए। आपको बता दें कि खास बात यह है कि आज दिल्ली सरकार ने सचिवों, प्रमुख सचिवों और विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक रखी है, जिसमें अमिंदो मजूमदार नहीं होंगे। इसके साथ ही अमिंदो मजूमदार को कार्यवाहक सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति का आदेश जारी करने की वजह से दिल्ली सरकार ने अमिंदो मजूमदार का महकमा छीनकर उनके दफ्तर पर ताला लगा दिया था। उधर पुलिस भर्ती को लेकर विवादों में आई उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा फेरबदल किया है। लिखित परीक्षा समाप्त करने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य में होने वाली लगभग 40,000 भर्तियों में अब लिखित परीक्षा समाप्त हो सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इससे स्पष्ट संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि नौजवानों को केवल फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू देना होगा और अंक तालिका दिखानी होगी। इसके साथ ही नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। पुलिस में 40,000 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है और जल्द 40,000 भर्तियां और की जाएंगी। उधर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने वांछित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान में ठिकाना ढूंढ निकाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस्लामाबाद को रावलपिंडी से जोड़ने वाली मुर्की रोड इलाके में दाऊद छिपा हुआ है। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद की पत्नी, उसके बच्चे, उसके 2 भाई अनीस और मुस्ताक भी पाकिस्तान में है। दाऊद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS का संरक्षण मिला हुआ है। साथ ही दाऊद के पास 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी हैं। टीम इंडिया के बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। टीम इंडिया बांग्लादेश में इस बार हरभजन टीम की वापसी भी हो गई है। आपको बता दें कि टीम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, KL राहुल, R अश्विन, उमेश यादव, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, रिद्धिमान शाह, करण शर्मा, सुरेश रैना, अमरावती रायडू, अक्षर पटेल, मुरली विजय, रोहित शर्मा, ये सभी लोग शामिल हैं। वहीं चोट की वजह से शमी को बाहर रखा गया है, जबकि हरभजन साल के बाद टीम में मौका दिया है। भुवनेश कुमार फॉर द ODIs we have Mahendra Singh Dhoni as the captain of Indian cricket team, Rohit Sharma, Ajinkya Rahane, Shikhar Dhawan, विराट कोहली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, R अश्विन, R जडेजा, अक्षर पटेल, भुवनेश कुमार, उमेश यादव, मोहित शर्मा, स्टुअर्ट बिनी एंड धवल कुलकर्णी। मुझे लगता है बड़े लंबे समय से मांग थी कि मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो। आपकी वो मांग को पूरा किया गया है। कदम हमने अपनी ओर से आगे बढ़ाया है। आप सहयोग कीजिए, हम और आगे बढ़ेंगे। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी एंड ऑल्सो शॉर्टलिस्टिंग द नेम ऑफ द कोचेस who are available for the Indian cricket team. Once that process is completed, we will be in position to take a final call to select the coach for the Indian cricket team. Everybody reported fit except Mohammad Shami, who is recovering, and he will be available after 4 weeks. Otherwise, everybody was available for the selection. से पहले भी जितनी सारी मीटिंग्स हुई, हरभजन सिंह के नाम का जिक्र हुआ था
particularly regarding this Bangladesh tour, the selection committee, I am speaking on behalf of selection committee, उनकी तरफ से मैं बात कर रहा हूं कि हरभजन को लिया गया है, खास करके जो बांग्लादेश की बैटिंग स्ट्रेंथ है और जितने लेफ्ट हैंडर्स उनके साइड में है उसको नजर रखते हुए सिलेक्शन कमिटी फेल्ट दैट a second off spinner is needed, and we had a selection committee also had a long discussion with the captain Mr. Virat Kohli on this issue, and then the decision was taken. मोदी सरकार के पहले 2014-15 के वित्त बजट में यह कहा गया था कि 1 जून से सर्विस टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, जिसके बाद लोगों के ऊपर एक और नया बोझ लद जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक 12.36% सर्विस टैक्स लगाए जा रहे थे, जो अब 1 जून से 14% कर दिए जाएंगे। अपने वित्त बजट के भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एजुकेशन समेत सर्विस टैक्स को 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया जाएगा। सर्विस टैक्स सभी सर्विस पर लगाया जाता है, सिर्फ कुछ को छोड़कर। वहीं एडवर्टाइजिंग, हवाई यात्रा, आर्किटेक्ट की सर्विस, कुछ प्रकार के निर्माण, क्रेडिट कार्ड सहित कुछ सर्विसेज हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता है। उधर जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन दुखत-उर-मिल्लत की प्रमुख आसिया आंद्रा ने भी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर हमला करते हुए कहा कि कश्मीर घाटी में ज्यादा पर्यटन और सिनेमाघर खोले जाने की वकालत कर सांस्कृतिक अतिक्रमण के दूत के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आसिया ने यह भी कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि सिनेमाघर बंद हो जाए, क्योंकि फिल्में बुराई का जरिया हैं और इन सिनेमाघरों को दोबारा खोलने के विचार पर अपना संघर्ष जारी रखेंगी। होना जरूरी है, सबके सब पायरेटेड डीवीडी पिक्चर देख रहे हैं, इनकम ही नहीं आ रही। थिएटर होंगे, लोग पिक्चर देंगे, आप एंटरटेनमेंट टैक्स दोगे, एंटरटेनमेंट होगा, हमारी प्राइस भी हमने पहला जो स्टेप लिया वो सिनेमास की बात थी। 1987 में हमने सिनेमास को ब्लैक पेंट किया, जहां भी ये साइन बोर्ड्स थे, फिल्मों के तस्वीर लगी थी, हमने ब्लैक पेंट हाथ में लिया था और वी ब्लैक पेंटेड दोज ऑल। तो इंशाल्लाह कश्मीर में नहीं खुलेगा सिनेमा, वी विल नॉट। पीएम मोदी ने अपने आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक मोदी सरकार को 1 साल पूरा होने पर रखा गया है। इसके साथ ही इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाले की संभावना जताई जा रही है। ये बैठक आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 1 साल पूरा होने पर मोदी सरकार ऐसे कई मुद्दों पर अपनी पैनी नजर रखेगी, जिससे देश को लाभ पहुंचाया जा सकता है। अब लोगों से बिना नोटिस के ही उनके झोपड़े छीने जा रहे हैं। ऐसा आरोप तारदेव की झोपड़पट्टी में रहने वाली जनता ने लगाया है। टोबैको कंपनी के सामने रिस्को से सटी झोपड़पट्टी पर तारदेव की पुलिस ने तोड़क कार्रवाई करते हुए गरीबों से उनका आशियाना छीन लिया है। वहीं झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का कहना है कि अग्रवाल बिल्डर के कहने पर पुलिस ने ये सारी कार्रवाई की है, जबकि हमें बीएमसी की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिली थी। वहीं पुलिस ने झोपड़पट्टी को तोड़ते हुए सारे इलाके में पत्थर की बाउंड्री लगा दी है। वहीं जब लोगों ने पुलिस से इस बारे में जानना चाहा तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को ही थाने में बंद कर दिया। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के पास सारे कागजात होने के बावजूद भी उन पर जुल्म किया जा रहा है। समाज सेवक और वर्ली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष खलील खान ने पूरे मामले के बारे में जानना चाहा तो पुलिस ने उल्टा उन पर भी केस दर्ज कर दिया। एक हफ्ते से इनके यहाँ आती है, इनके कंपनी में अंदर जाती है, घंटों बैठती है, फिर बाहर जाती है, वापस लोगों के साथ धमकाने का, डराने का काम। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि जो लोग अपने घर में हैं उन्हीं को उन्हीं के घर से निकाल के पुलिस लेके जाती है और उन्हीं के ऊपर घर पासिंग का केस लगाती है और सेम एड्रेस का उनके पास पेपर है और वही ग्राउंड के ऊपर उनको अंदर जाने का उनके ऊपर केस लगा देती है। देखिए आगे तो अब और हमारे पास कोई चारा नहीं। हमने आज एसीपी को भी लेटर दिया है सीनियर पीआई जादव के खिलाफ और वो पूरा तारदेव पुलिस स्टेशन को मैंने पार्टी बना के उसमें दिया है। और शनिवार को अगर ऐसा हमारे साथ अब शनिवार तक कोई ये नहीं हुआ इंसाफ तो हम तारदेव सीनियर अपना एसीपी के केबिन में हम लोग सीधा मोर्चा लेके जा रहे हैं 500 लोगों का, क्योंकि अब अत्याचार और सहन नहीं होता है।
बिल्कुल पैसे वालों को गरीबों की जमीन जबरन पुलिस अपने दम पे अपनी ताकत के दम पे उनको खाली कराकर पैसे वालों के हवाले कर रही है। और दूसरी बात, आज वापस एक घर जिसके ऊपर रात को केस बनाया, आज वापस उसी के घर में से पुलिस लेके गई पुलिस स्टेशन और उसको 151 करी। बाद में वही डिटेक्शन ऑफिसर ने उसको मारा, अंदर लॉकअप में उसका सर फट गया, फिर उसको खून वगैरह उसका साफ किया और टोपी लगा के उसको चुपचाप डायरी बना चुके थे। उसके बावजूद भी उन्होंने फटाक से उसको छोड़ के और बोले एक काम करो, तुम पीछे से चले जाओ, 2 दिन तक तुम वहाँ दिखाई मत देना। अब साहब यहीं रोड में सोएंगे, यहीं खाएं बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब अकेले रहता हूँ साहब, यहाँ कोई साधन नहीं साहब। मेरे बाजू में ही हैं उनके बच्चे और उनकी सब औरतें उसी तरह हैं, वो लोग भी बेघर हैं। अब देख लीजिए आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का घर उजाड़ दिया, रोजी रोटी सब बनकर बच्चे लेके हम लोग रोड पे कैसे भटक रहे? तो सब मिलाकर एक बार फिर पुलिस पर बड़ा आरोप लग रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने एक तानाशाही कहें या यूं कहें एक पैसे और चर्चित व्यक्ति के चलते कुछ गरीबों पर जुल्म ढाया है, ये आरोप उन लोगों ने लगाया है अग्रवाल बिल्डर पर, जो टोबैको कंपनी के सामने वो लोग रहते थे, जहां उनको पहले तो उनको घर तोड़ा गया और उसके बाद उनके ऊपर मारपीट भी की गई, क्योंकि जब इसका विरोध करना चाहा तो पुलिस वालों ने उन्हें पुलिस थाने में बंद किया। उनके ऊपर धारा 151 लगाई गई और उन्हें उस खुद जहां पर वो रहते हैं उस एरिया में ना दिखाए जाने की हिदायत भी दी गई। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शाहिद शेख। शाहिद, जानना चाहेंगे जिस तरीके से एक बार फिर मुंबई पुलिस कटघरे में खड़ी नजर आ रही है, हालांकि इन्होंने आरोप लगाया पुलिस के ऊपर कि अग्रवाल बिल्डर के कहने पर उसके पैसे की बदौलत या उसके पैसे के बल पर पुलिस ने ये कार्रवाई उन गरीबों पर की है जो वहां पर बहुत सालों से अपना झोपड़ा बनाकर रहते थे। क्या लगता है इस वजह के पीछे अग्रवाल बिल्डर का ही हाथ है या फिर कुछ और? देखिए, ये जो जगह है बिल्कुल रेस कोर्स, महालक्ष्मी रेस कोर्स से सटी हुई जगह है, जहाँ पर पूरी जो झोपड़ियाँ हैं और हमने उनके दस्तावेज भी चेक किए जो कि 93 93 से वहाँ पर रह रहे हैं। उनके पास में आधार कार्ड, राशन कार्ड, हर चीज मौजूद था। अब सवाल ये होता है कि अगर ये बीएमसी की कार्रवाई नहीं थी तो फिर ये किसकी कार्रवाई थी? उन्हें ये बोला गया है कि यहाँ पर पथरा लगाए जा रहे हैं और आप फुटेज के अंदर देख सकते हैं कि उनके घर को पूरी तरीके से बाहर से पथरा लगाकर पैक कर दिया गया। और जिन लोगों ने 4-5 लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो उन्हें पुलिस स्टेशन में ले आके बंद कर दिया गया। उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए और यहाँ तक कि उनको अपने इलाके में अपने घर में ना जाने का नोटिस भी दिया हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो तोड़क कार्रवाई होती है, जो पतरे वाला काम होता है, ये सारे काम बीएमसी के होते हैं। मुंबई पुलिस ने इस तरह के काम करने कब से शुरू किए? देखिए, समाज सेवक वहाँ पर मौजूद थे, खालिद खान करके, उन्होंने बताया कि जब बीएमसी के अंदर हमने इसके बारे में जानकारी ली कि ऐसा कोई नोटिस बीएमसी ने इशू किया है, ना तो कोई बीएमसी के बंदे थे, ये अग्रवाल और पुलिस ने मिलकर ये सारा मामला किया है। और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जिनसे आप समझ सकते हैं जिनको घर से बेघर किया जाता है, उनकी क्या नौबत होती है। आज वो रोड पे रहने के लिए मजबूर है। रोते हुए औरतें हमसे पूछ रही हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए। उनका सारा सामान रोड पर पड़ा हुआ है, वो दस्तावेज लेके हर जगह ठिकाने बीएमसी में जा रहे हैं। पुलिस में तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब मिलाकर उनके सामने एक बड़ी समस्या सामने आ रही, क्योंकि रहने के लिए छत की कमी कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो रही है। जिस घर में वो पिछले 10 से 15 साल से पहले से रहते थे, हालांकि उनके पास, आपने जैसा बताया कि उनके पास राशन कार्ड और वो सारे दस्तावेज मौजूद हैं जो एक घर के लिए होने चाहिए, तो क्या सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके की जो जुल्म किए गए हैं, एक तरीके का जो बाहुबली दिखाया गया है, पुलिस से इस बारे में आपने बात की या इस चीज को जानने की कोशिश की? देखिए, जब हमको ये पहले पता चला तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इससे जो खबर है उसका दूसरा रूप जाने। हम तारदेव पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, वहाँ पर हमने सीनियर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना ये बहाना बताया कि मैं मीटिंग के अंदर हूँ, बिजी हूँ। हम काफी देर तक का वहाँ खड़े रहे, लेकिन किसी ने हमारे को कोई जवाब देना ये मुनासिब नहीं समझा। हाँ, सब ने कहीं ना कहीं मिलाकर पुलिस इस पूरे मामले से भागने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर इन लोगों के पास ऐसे घर थे और इनके कोई नोटिस भी, जो उनके रहवासी हैं उनका कहना है कि हमारे नोटिस नहीं दी गई, लेकिन जब पुलिस विरोध करने के बाद इनको अपने पुलिस थाने लेके गई, तो जिसमें से किसी एक का बताया जा रहा है कि उसको मारा गया, उसका सर फूट गया, क्या उसकी मेडिकल जांच हुई या इस तरीके के कोई दस्तावेज आपके पास? मेडिकल के अंदर अभी उनके पास में मेडिकल जांच हुई और दस्तावेज भी हम हासिल कर रहे हैं जी। और बताया गया कि वार्ड नंबर 28 में उस बंदे को, जिसका नाम अब्दुल रज़ाक है, उसका ट्रीटमेंट, जो उपचार वहाँ पर चल रहा है नायर हॉस्पिटल के अंदर। जी, तो नायर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और
इन लोगों के पास जो घर थे उसे तोड़ दिए गए, पतरा लगा दिया गया है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इन लोगों के पास घर थे, इनके पास दस्तावेज थे, तो जो पतरे लगाए गए हैं, जिस तरीके से बिल्डर ने पूरे जमीन को घेर रखा है, क्या बिल्डर के पास भी कोई ऐसे पेपर तैयार मिले आपको? देखिए, बिल्डर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो जगह पर मौजूद नहीं थे जी। और स्थानीय लोगों भी फुटेज के अंदर साफ तरीके से देखा जा रहा है, ये वो पूरा इलाका जो है, जो फुटपाथ के ऊपर झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है, पूरा एक समान था। अब आप देख सकते हैं कि फुटेज के अंदर उनके घर के आगे पतरा लगा दिया गया, उनके पास में वो पुराने फोटोग्राफ मौजूद है, उनके पास में हर दस्तावेज है, उनके पास में इलेक्ट्रिक बिल है, उनके पास में राशन कार्ड है, उनके पास में आधार कार्ड है, उनके पास में 95 का सर्वे पावती है। ये सारे दस्तावेज पुरावे जो हैं एक घर मालिक के होने चाहिए, जो उनके पास में मौजूद थे। तो सब मिलाकर अगर उनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादती की गई है। हालांकि अगर बिल्डर से संपर्क हो तो ये मामला पूरा साफ हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है उनको धोखे के वो शिकार हुए हों और उनको किसी ने फर्जी तरफ से पेपर बनाया गया हो, या फिर सवाल ये भी उठता है कि बिल्डर भी ने भी फर्जी तरीके से पेपर तैयार करा के इस पूरे मामले को एक नया अंजाम देने के फिराक में हो। क्योंकि जो जगह है जो आप बता रहे हैं 7 रेस कोर्स के सामने, वो जगह बहुत ही महंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस तरीके से वहाँ एक बड़ा आशियाना बनाने की भी कोशिश बिल्डर द्वारा की जा सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शाहिद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्डर की जो कार्रवाई हुई है, बिल्डर ने जिस तरीके से पूरी ज़मीन को घेर लिया है, पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों पर ज्यादती की गई है जो लोग वहाँ पिछले 10 सालों से ऊपर से रह रहे थे। हालांकि उनके पास सारे दस्तावेज भी मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उनके पास दस्तावेज हैं तो पुलिस उनकी मदद करने के बजाय उल्टा उस बिल्डर की मदद कर रही है। अब इसके पीछे की वजह नहीं साफ हो पाई है, क्योंकि हमारा दूसरे पक्ष से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। फिलहाल अब ये पूरा जांच का विषय है, जिस पर जांच कर राज्य सरकार इंसाफ दिलाएगी। तो मशहूर टेलीविजन धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बाका किरदार निभाने वाली सुधा शिवपुरी का निधन हो गया। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रही 78 वर्षीय सुधा को दिल का दौरा की वजह से देहांत हुआ। इसके साथ ही उनका अंतिम संस्कार ओशिवारा के शौदाह घर में किया जाएगा। दिल्ली के लोगों ने एक प्रयोग किया है, ये प्रयोग महंगा है, ये कहना है वित्त मंत्री अरुण जेटली का। वित्त मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच चल रही जंग को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली पर किसका हक है। केजरीवाल शासन नहीं करना चाहते और उनकी सरकार बनाकर दिल्ली के लोगों ने एक महंगा प्रयोग किया है। जब एक दूसरे का मसले को सुलझा न पाए तो राष्ट्रपति तक पहुंच गई है। ऐसे में केजरीवाल किस प्रकार से सरकार चला पाएगी और क्या कुछ कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, आइए सुनते हैं। और इसलिए जिम्मेवारी को समझकर उस जिम्मेवारी को निभाएं। विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने एक नया प्रयोग भी किया और उस नए प्रयोग में एक नई पार्टी जो आई थी, आम आदमी पार्टी, उसको शासन में लाया और दिल्ली में सरकार चले और जनहित के लिए चले। मैं तो चाहूंगा कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है आम आदमी पार्टी की सरकार का, वो अपनी जिम्मेवारी को समझे, जिम्मेवारी को समझकर उस जिम्मेवारी को निभाए। लेकिन अगर नहीं निभाते तो ऐसे शासन को मजबूर किया जाए अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए, यह दायित्व हम देंगे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को संसद से लेकर सड़क तक घेरने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं अब गुजरात में कांग्रेस के अंदर ही कलह सामने आ रही है, जहां 21 मई को कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को लेकर पूरे प्रदेश में इसे मनाने की तैयारी चल रही है। तो वहीं अब इस कार्यक्रम को लेकर छपे बैनर में कुछ नेताओं की फोटो न लगने से कांग्रेस के ही कुछ नेताओं में आपसी फुटमत देखने को मिल रही है। कांग्रेस के नेता इंद्रनील पर कांग्रेस के पूर्व सांसद कुंवर जी ने आरोप लगाया कि इंद्रनील ने अब तक जितने भी काम किए हैं उनके बैनर और पोस्टर में कहीं भी कांग्रेस या लोगों या किसी का भी फोटो नहीं दिखा, जिसके बाद से उन पर खुद को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरीके से गुजरात में अपना शासन बढ़ाने की तरफ है, लेकिन
आपसी फुटमती के चलते उसको कहीं ना कहीं पीछे होने का मौका दिख रहा है। गुजरात में वैसे बीजेपी के जो गढ़ माना जाता है, बीजेपी पिछले कई सालों से एक के बाद एक विधानसभा चुनाव जीतती चली आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस गढ़ में कांग्रेस छेद करने की कोशिश में है, लेकिन वो उसमें नाकाम साबित हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बड़ी खबर आ रही बिजनौर से, जहां की नजीमाबाद में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक पैसेंजर ट्रेन और एक ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई और लगभग 36 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका स्थानीय जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर में सवार तकरीबन 45 लोग मुंडन कराने के मकसद से हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन अचानक कोटद्वार पैसेंजर ट्रेन की टक्कर होने से एक बड़ी दुर्घटना हो गई। ये मंजर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुर्घटना की ताज़ा तस्वीरें हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि दुर्घटना बिजनौर के नजीबाबाद के गंगानगर पुल पर हुई, जहां अचानक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर कोटद्वार पैसेंजर ने ट्रैक्टर की ट्रॉली को टक्कर मार दिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में युवक के हेलमेट से पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि युवक का नाम बीजू बर्गिस बताया जा रहा है और एक कुरियर कंपनी में मालिक है। बीजू पर यह हमला रात 11:30 पर किया गया, जब उसकी दुकान के आगे सुनसान सड़क देखी गई। यह हमला 2 लोगों ने मिलकर किया जो बीजू के जानकार हैं। इस बात की जानकारी पुलिस को बीजू की कंपनी में काम करने वाले लोगों ने फोन कर बताया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बीजू को घायल अवस्था में अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, हालांकि अब तक हत्या की वजह की नहीं चल पाई है। उधर सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने आजाद मैदान में एक मोर्चा निकाला, जहां मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने लोगों का हक छीना है। एक साल के अंदर आदिवासियों के लिए जो भी पुराना कानून था, उस कानून को भी लागू करने से पीछे हट रही है ये सरकार। चलते हुए इनको जो अधिकार जो मिला था जंगल के अंदर उनकी ज़मीन का, उनका उत्पादन का, उसी को जो है कमज़ोर कर रही है आज के भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी साहब। तो आज हम लड़ रहे हैं, कहते हैं कानून के अंदर जो हमें जो वायदा दिया गया वो तो पूरा करो। अच्छे दिन तो आए नहीं 1 साल में, और जो पुराने दिन थे वो भी अब जो है और बुरे हो रहे हैं। और महंगाई बढ़ते जा रही है, तेल का दाम बढ़ा दिया और लोगों के लिए ना कारखाने नए खुल रहे हैं, पुराने कारखाने बंद हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए एनसीपी ने इसका विरोध किया है और दहिसर के पास रास्ता रोककर आंदोलन भी निकाला, जहां इस दौरान एनसीपी नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान पुलिस को बीच में आना पड़ा क्योंकि रास्ता रोकने के बाद लोगों को परेशानियां होनी शुरू हो गई थी। हालांकि ये सभी को पता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से निर्धारित किया जाता है। आप लोगों ने मोदी को एक हैमरिंग करके उसे प्रधानमंत्री के लेवल तक पहुंचाए हैं। आज वही प्रधानमंत्री आज हमारे देश को लूटने पे तुले हुए हैं। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तब 71 रुपए पेट्रोल थी, तभी डॉलर का भाव 105 था, 105 रुपए प्रति बैरल का भाव था। आज 66 रुपीज है, तो वो हिसाब से 40 से 45 रुपए पेट्रोल डीजल का भाव होना चाहिए। तो कहां से कहां लाके रख दिया। जिन भारतवासियों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के लेवल तक पहुंचाया है, तो मेरी मोदी जी से गुजारिश है कि आप ये कभी भी भ्रम में मत रहिएगा। जिन जनता जनार्दन ने आपको प्रधानमंत्री के लेवल पर पहुंचाया है, वो आपके चप्पल तक उतारने में कभी कम नहीं करेगी। मोदी सरकार है। ये सरकार देश के खिलाफ काम कर रही है और ये सरकार देश के ऊपर अत्याचार कर रही है। इसी मोदी का स्टेटमेंट था मनमोहन सिंह सरकार के वक्त। ये मोदी सरकार को चेतावनी देंगे कि उनकी नीतियां, उनकी आर्थिक नीतियां एकदम गलत है, उनको देश चलाना नहीं आता।
झूठे वादों से, खोखले वादों से देश नहीं चलता है। देश चलता है एक अच्छी आर्थिक, ये हमारा आंदोलन मुंबई का है। हम मुंबई वासियों के प्रति हैं और मुंबई कर हैं, इसलिए ये हमारा आंदोलन मुंबई की तरफ है। लेकिन ये पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर रही है और पूरे देश में हम मुंबई को, मोदी को चुनौती दे रहे हैं। मोदी सरकार कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी अच्छा। एक साल में उन्होंने देश को बहुत पीछे लाया है, देश को पीछे लाया है। ये आपको पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री देश में रहेगा तो काम करेगा, प्रधानमंत्री बोलने से रुकेगा तो काम करेगा। आदमी एक वक्त एक ही काम कर सकता है, या बोल सकता है या काम कर सकता है। ये आदमी बोलने से मीडिया में रुकता ही नहीं है। काम करने की फुर्सत कब है इसको? तो इन्होंने देश की कोई नीतियाँ डिसाइड नहीं करते। ये देश की तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनको कभी वीजा नहीं मिलता था, इनको वीजा मिलने के कारण ये पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनको इलेक्शन नहीं जिताया गया है, वीजा का टिकट दिलाया गया है, ऐसा लग रहा है। फिलहाल एनसीपी ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया है कि जब कच्चे तेल के दामों में कमी हो रही है तो फिर आखिर जनता के दामों में कमी क्यों नहीं की जा रही। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 11 न्यूज़। नमस्कार। पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा